हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 10वें यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और पीडब्ल्यूआर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर किस तरह से काम करता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से होता है उसका डायग्राम बताया था, वर्किंग समझाया था, कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस बताई थी। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक क्लासिफिकेशन के लिए है। वैसे तो ये सवाल कभी आता नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, बट नॉलेज के लिए, हमारी जानकारी के लिए इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू देने वाला हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर के क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी। न्यूट्रॉन एनर्जी के बेस पर हम तीन क्लासिफाइड कर सकते हैं रिएक्टर्स को। सबसे पहला फास्ट, फिर थर्मल एंड द लास्ट वन इज इंटरमीडिएट। फास्ट का मतलब ये होगा कि फिजन रिएक्शन जो होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, जिसके अंदर कोई भी मॉडरेटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्मल रिएक्टर का मतलब ये होगा कि इन दिस रिएक्टर्स द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय पासिंग देम थ्रू द मॉडरेटर। इसमें ये होगा कि हम लोग हमारे न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेटर के थ्रू पास आउट करवा करके कम कर देंगे, और ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे, वो कैप्चर किए जाएंगे फ्यूल मटेरियल में और उसको फिर हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूजन प्रोसेस के लिए। ठीक है। इंटरमीडिएट रिएक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज कैप्ट बिटवीन फास्ट रिएक्टर एंड थर्मल रिएक्टर। मतलब कि फास्ट रिएक्टर और थर्मल रिएक्टर की बीच की कंडीशन। लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल कि फास्ट रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड हम लोगों को 5000 किलोमीटर पर सेकंड इतनी हायर मिल रही है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। और आप लोगों को थर्मल रिएक्टर के अंदर ये स्पीड 2000 किलोमीटर पर सेकंड की मिल रही है। तो ये 5000 और 2000 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप ले लो, ठीक है, तो उसको इंटरमीडिएट कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्टर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड। नेक्स्ट, दो टाइप के रिएक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर आपके पास, नेचुरल यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर्स एंड द इन एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर। नेचुरल यूरेनियम आपको पता है, यूरेनियम 23592, जो कि काफ़ी लेसर अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग आर्टिफिशियल यूरेनियम 23592 प्रोड्यूस करते हैं आपके थोरियम में से, प्लूटोनियम में से। ठीक है। आपके यूरेनियम का दूसरा टाइप यूरेनियम 92 238, इसमें से भी हम 92 यूरेनियम 238 को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब ये होगा कि यूरेनियम यूज्ड कंटेंट्स 5 to 10% ऑफ यूरेनियम 235, जिसको बोलते हैं यूरेनियम एनरिच्ड कंडीशन वाला। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट यूज्ड। तो 5 टाइप के कूलेंट का आप यूज़ कर सकते हो, जिसके बेस पर 5 रिएक्टर है। वाटर कूल, वाटर का यूज़ करके। हैवी वाटर, जिसको आप मॉडरेटर बोल सकते हो, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। गैस कूल रिएक्टर, गैस का यूज़ करके, इनर्ट गैसेस का यूज़ करके हम लोग कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हीलियम है, आर्गोन है। लिक्विड मेटल, मतलब कि सोडियम है, बिस्मथ है। ऐसे लिक्विड मेटल का भी यूज़ करके आप रिएक्टर के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक लिक्विड कूल रिएक्टर। ऑर्गेनिक लिक्विड के यूज़ या हेल्प से भी आप अपने रिएक्टर के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करवा सकते हो। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज। 4 टाइप के मॉडरेटर का यूज़ कर सकते हो आप। वाटर, मतलब कि सिंपल वाटर। हैवी वाटर, मतलब कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ग्रेफाइट मॉडरेटर, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। और बेरेलियम मॉडरेटर। मॉडरेटर के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टर कोर यूज्ड। कैसा रिएक्टर का कोर आपके पास में है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सिंगल मटेरियल, और हेट्रोजीनियस मतलब मोर देन वन। बेसिक क्लासिफिकेशन था, नहीं पूछा जाता है, पर नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PWR। ठीक है, PWR। वैसे तो ये थियरी 2 या 3 ही बार आ चुकी है, फिर भी इसको इम्पोर्टेंट दिया जा सकता है। मैं आप लोगों को बेसिक लेआउट समझा दूं, क्योंकि लेआउट के बेस पर ही आप लोगों को पूरी थियरी सॉल्व करनी है। पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, मतलब कि कंपोनेंट्स दिखाऊंगा। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये है हमारे रिएक्टर, और ये है अंदर वाला पोर्शन रिएक्टर कोर के, जहाँ पर आप लोगों की फिजन प्रोसेस होगी। ठीक है। ये है आपका प्रेशराइज़र। प्रेशराइज़र मतलब कि प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, अगर हैवी प्रेशर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूसली वाटर को सप्लाई करेंगे। और यहाँ पर होगी आप लोगों की एक हीटर कॉइल, जो कि एक्सटर्नल सोर्स से हीट एनर्जी इसके अंदर कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करते रहेगा।
यहाँ पर जो भी आप लोगों की हीट एनर्जी जनरेट होगी वो जाएगी आपके प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में, एज यू कैन सी। ठीक है, जहाँ पर मैं रोल आउट कर रहा हूँ, मैं पेंसिल से बता दूँ, ये जो पोर्शन मैंने मार्क किया है, ये है आप लोगों की प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर। ठीक है, पीडब्ल्यूआर के अंदर दो हीट एक्सचेंजर होते हैं, ये प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है, ये सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, दो सर्किट होती है। हम जो रिएक्टर के साथ में देख रहे हैं, जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दैट इज योर प्राइमरी सर्किट। और आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी अभी मार्कआउट कर रहा हूँ, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर से जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग हीट एक्सचेंजर के थ्रू करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, ये मैंने मार्कआउट करके दिखा दिया आप लोगों को कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट किस तरह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैं प्राइमरी सर्किट आप लोगों को समझा रहा था। प्राइमरी सर्किट में रिएक्टर है, रिएक्टर कोर है, प्रेशराइजर है जिसमें कंटिन्यूसली वाटर का सर्कुलेशन होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने हीटर की कॉइल रखी हुई है, जिसके थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे कंटिन्यूसली। और एक हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, वहाँ से आपकी स्टीम फिर से कूलेंट में जाएगी, कूलेंट पंप के थ्रू, सॉरी कूलेंट पंप के थ्रू कूलेंट से होके ठंडी होगी, और फिर वापस से हम लोग उसका यूटिलाइजेशन रिएक्टर के अंदर करेंगे। तो ये थी आपकी प्राइमरी सर्किट। सामने सेकेंडरी सर्किट कैसी होगी? सेकेंडरी सर्किट कुछ इस तरह से होगी कि हीट एक्सचेंजर के सराउंडिंग में यहाँ से आप लोगों का फीड वाटर पास आउट होगा फ्रॉम बॉटम ऑफ द सर्किट, यू कैन सी फीड वाटर पंप। यहाँ से आपका जो वाटर होगा वो जाएगा आपके सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में आपको हीट ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम प्राइमरी सर्किट, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, जाएगा स्टीम टरबाइन में, यू कैन सी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जो भी स्टीम जनरेट हुई है उसको हम लोग कंडेंसर के अंदर ठंडा करेंगे और फिर वापस से उसको हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से दो सर्किट आपकी पीडब्ल्यूआर के अंदर काम करती है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे, अभी वर्किंग में आप लोगों को समझा दूँ। ठीक है, पीडब्ल्यूआर इज ए थर्मल रिएक्टर है। ठीक है, और जहाँ पर हम लोग हाईली एनरिच हेट्रोजीनियस और क्लेड यूरेनियम का फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे अंडर हाई प्रेशर एज अ मॉडरेटर, कूलेंट एंड रिफ्लेक्टर। आपको मैंने लाइन डायग्राम बता दिया है। प्रेशराइज टैंक इंक्लूडेड इनटू द सर्किट, क्यों? बिकॉज द प्रेशराइज सिंपली इज सिंपली ए प्रेशर वेसल with a heater at bottom and water spray at the top. The water in the pressurizer is boiled and converted into steam by electric heating coil before starting the reactor. This results in increase in pressure of primary circuit. If the primary circuit pressure becomes too high, cold water is sprayed into the pressurizer. This condenses the steam and reduces the primary circuit pressure. मैंने पहले आपको प्रेशराइजर का मतलब समझा दिया कि प्रेशराइजर इसीलिए यूज होता है, बाई चांस अगर आपके सर्किट के अंदर प्रेशर हाई हो रहा है तो हम लोग वाटर का स्प्रे करके उसका प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। अब मैं आपको वर्किंग बता दूँ। देखो, रिएक्टर के पास में न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर कोर के अंदर क्या होगा, तो हम लोग फ्यूल को मतलब कि न्यूट्रॉन्स को बर्न करेंगे, हम लोग फ्यूजन प्रोसेस करेंगे, फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस होगी। फ्यूजन रिएक्शन प्रोसेस होने की वजह से जो भी आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट एनर्जी को हम लोग हमारे सर्किट के अंदर मतलब क्या कि प्रेशराइजर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो आपका वाटर है प्रेशराइजर के अंदर, द वाटर इन द प्राइमरी सर्किट गेट्स हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग द फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। अभी प्रेशराइजर का मतलब मैंने आपको बताया कि बाई चांस प्रेशराइजर में न्यूट्रॉन्स की एनर्जी की वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाटर का स्प्रे करेंगे, जिसकी वजह से आपके प्रेशराइजर में प्रेशर कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपके पास में हीटर है, हीटर की वजह से भी क्या होगा, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्स से हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो वाटर को कंटिन्यूसली मिलती रहेगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपके पास में जो कूलेंट है, वो कूलेंट को भी आप लोगों को गर्म कर दिया है, आप लोगों ने यहाँ पर कूलेंट का एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, और ये प्राइमरी सर्किट के थ्रू जाएगा आपके प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में ओवर हियर। अब जब प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में आप लोगों की ये हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये प्राइमरी हीट एक्सचेंजर की कॉइल डायरेक्ट कनेक्ट में होगी आपके सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के साथ। सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जैसे ही मैंने बोला कि फीड वाटर में से हम वाटर को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाटर आ रहा है, उस वाटर का टेम्परेचर है काफ़ी लो। आपके पास में जो एनर्जी मिली थी रिएक्टर में से, दैट एनर्जी इज टू मच हाई। इसकी वजह से क्या होगा, इनटू दिस हीट एक्सचेंजर द एनर्जी विल बी एक्सचेंज बिटवीन दिस टू। जो भी हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी, उसकी वजह से आपके वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होगा।
ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में क्या हो रहा है, आपका कूलेंट हीट ट्रांसफर करने के बाद कूलेंट पंप के थ्रू फिर से रिएक्टर के अंदर भेजा जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। अब सेकेंडरी सर्किट के अंदर फीड वाटर आपका हीट एक्सचेंजर में आया, उसने प्राइमरी सर्किट में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इट विल कन्वर्टेड इनटू द स्टीम इन ए हाई प्रेशर, सॉरी, इन ए हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम। वो स्टीम फिर हम लोग यूटिलाइज करेंगे हमारे टरबाइन के अंदर। दैट सुपरहीटेड स्टीम विल स्ट्राइक विद द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के ब्लेड के साथ में वो स्ट्राइक करेगा, आपकी टरबाइन की ब्लेड कंटिन्यूसली रोटेट होगी। जैसे ही टरबाइन की ब्लेड रोटेट होगी तो उसके साथ में जनरेटर हम लोगों ने जोड़ कर रखा है, जनरेटर आपका घूमेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड विद दिस हेल्प। फिर टरबाइन के अंदर जो भी आप लोगों की हाई टेम्परेचर वाली स्टीम है, सुपरहीटेड स्टीम है, उसको हम लोग ले जाएंगे कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, कंडेंसर के अंदर हम लोगों ने कूलिंग कॉइल रखी हुई है। इस कॉइल के अंदर कंटिन्यूसली आपका कोल्ड वाटर विल रन। ठीक है, कोल्ड वाटर रन कर रहा है, आपके सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली स्टीम है, क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। डेफिनेटली हीट एक्सचेंज होगी, योर स्टीम विल गेट कंडेंस्ड, स्टीम आपकी कंडेंस होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, मतलब कि वाटर फॉर्म में कन्वर्जन होगा। एंड दैट वाटर अगेन we will pass to the heat exchanger with the help of the feed water pump, मतलब आपके वाटर का कंटिन्यूसली रीयूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, in this reactor the water flowing through the reactor become radioactive, therefore this primary circuit must be heavily shielded। आप लोगों के, मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर चेन रिएक्शन हो रही है, मतलब रेडियो एक्टिव रेस के निकलने के पूरे चांसेस हैं, मतलब जो भी वाटर आप लोगों का प्राइमरी सर्किट में घूम रहा है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से क्या करना है, तो आपके प्राइमरी सर्किट को आपको हैवीली सील्डेड, हैवीली सील्डेड मतलब सील्डिंग, मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको समझाया था, जो बायोलॉजिकल सील्ड हम लोग बोलते हैं ना, आपकी प्राइमरी सर्किट इस तरह से बायोलॉजिकल शील्ड से कवर होगी। इसकी वजह से क्या होगा, तो जो भी रेडियो एक्टिव रेज है वो रेस आपकी सर्किट से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक वर्किंग था आप लोगों की PWR का। अब हम मैं आप लोगों को एडवांटेजेस बता देता हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे PWR के। नंबर वन, इट यूजेस ऑर्डिनरी वाटर एज कूलेंट, रिफ्लेक्टर, मॉडरेटर। तो सीधी सी बात है, एक नॉर्मल वाटर इजीली अवेलेबल भी है, चीप भी है और एबंडेंटली भी है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आप कोस्टिंग को बचा सकते हो। सामने अगर आप हैवी वाटर लेने जा रहे हैं या कोई और भी मटेरियल का यूज़ करोगे एज अ मॉडरेटर, कूलेंट या रिफ्लेक्टर, तो आप लोगों के लिए कोस्टिंग बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ऑर्डिनरी वाटर का यूज़ कर सकते हो एज अ कूलेंट, मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट, द रिएक्टर इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड हैज़ हाई पावर डेंसिटी। रिएक्टर आपका बहुत ही छोटे साइज में आप बना सकते हो और पावर जो आप लोगों को मिलने वाला है वो काफ़ी अमाउंट में, हाई अमाउंट में होगा। नेक्स्ट, as steam is not contaminated by radiation, inspection and maintenance of the turbine, condenser and feed pump is possible। आप लोगों को क्या मिल रहा है कि स्टीम जो आपकी है वो रेडिएशन की वजह से कॉन्टामाइनेट नहीं हो पाएगी। तो आप लोग आपके टरबाइन का, आपके कंडेंसर का, फीड पंप का इजीली इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टीम है वो रेडिएशन से इफेक्ट नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम हमारे कंपोनेंट्स का इजीली मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल रोड्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल रोड की ज़रूरत पड़ेगी। आप आपके सर्किट के अंदर, एज यू कैन सी, ये जो आप लोगों को लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, बाहर की तरफ, दीज आर दी कंट्रोल रोड्स। तो छोटे छोटे कंट्रोल रोड्स अगर आप लोगों ने रखे तो अभी चलेगा, या स्मॉल नंबर में आपने कंट्रोल रोड्स रखे तो अभी चलेगा। सॉरी, हाँ, स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल रोड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब छोटे अमाउंट में, बट मतलब कि जैसे कि मान लो बड़ा रिएक्टर है तो आप लोगों को मोर देन 50-60 मान लो कंट्रोल रोड्स की ज़रूरत पड़ रही है फॉर एग्जांपल। तो PWR में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। 50-60 की जगह मान लो आपको 10-15 के अंदर आप लोगों का काम चल जा रहा है। तो स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल रोड्स आर रिक्वायर्ड, ये हमारा कहना चाहता है एडवांटेजेस के अंदर। नेक्स्ट, ग्रेटर एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल लोडेड। बहुत ही लार्ज अमाउंट में पर वेट ऑफ फ्यूल, पर वेट ऑफ फ्यूल मतलब पर केजी, पर क्विंटल या पर टन, जो भी आप लोग कंसिडर करो। ठीक है, मतलब कि आपका यूनिट कंफर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मान लो पर केजी आप लोगों ने कंसिडर किया, तो पर केजी में आप लोगों को मैक्सिमम अमाउंट में हीट एनर्जी मिलेगी।
आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मतलब एनर्जी लॉस इज टू मच लो विद कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल टर्बाइंस, सॉरी ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स, जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो या गैस टर्बाइन पावर प्लांट की बात कर लो। सामने डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो इट्स कैपिटल कॉस्ट इज हाई ड्यू टू हैवी एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेसल इज रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी सर्किट। हम लोगों ने हमारी प्राइमरी सर्किट में ये प्रेशराइजर देखा था, ठीक है। अभी प्रेशराइजर की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों की जो शुरुआती कैपिटल कॉस्ट है, मतलब कि उसको डेवलप करने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट बनेगी, दैट कैपिटल कॉस्ट विल बी हाई। क्यों? क्योंकि आपको प्राइमरी सर्किट में इस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेसल लगाना ही पड़ेगा। जब फिजन प्रोसेस होती है तो मैंने पहले ही बोला 200 बार तक का प्रेशर जनरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अभी इतने हैवी प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इतना हैवी प्रेशराइज्ड यूनिट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बड़ा प्रेशराइजर भी आपको चाहिए, तो ये हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो आपकी इनिशियल कॉस्ट जो होगी डेवलप करने के लिए आपके सिस्टम को, दैट शुड बी हाई। द थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी ऑफ दिस प्लांट इज एज लो एज 20% ड्यू टू लो प्रेशर इन द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट के अंदर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आप लोगों के हीट लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर जो हीट लॉस के चांसेस है, इसी की वजह से हमारे थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी सेकेंडरी सर्किट के अंदर 20% लो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आप लोगों का काफ़ी कम हो जाएगा। इट रिक्वायर्स एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल, कॉस्ट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम इज हाई। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि हम लोगों को जो यूरेनियम का यूज़ करना है वो एनरिच्ड होना चाहिए। एडवांटेज में ये था कि मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर, कूलेंट आप लोगों का एक ऑर्डिनरी वाटर भी आप लो तो चल जाएगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन सामने फ्यूल आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि PWR के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनरिच्ड यूरेनियम का ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी है। इट इज़ नेसेसरी टू शट डाउन द रिएक्टर फॉर फ्यूल चार्जिंग। आपके रिएक्टर को आपको शट डाउन करना पड़ेगा जब आपको फ्यूल चार्ज करना है। फ्यूल चार्ज करना मतलब फ्यूल ऐड करना है, तब आपको कंपलसरी आपके रिएक्टर को शट डाउन करना पड़ेगा, जो कि थर्मल पावर प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लास्ट वन इज the corrosion problems are more severe as the corrosion is accelerated in the presence of high pressure high temperature water। क्योंकि आपके प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, द टर्मिनोलॉजी साइज एवरीथिंग, नाम पे से ही पता चल रहा है कि प्रेशर काफ़ी हाई होगा, तो 110% चांसेस है कि वाटर की वजह से करोजन इफेक्ट के आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि आपकी टरबाइन के ब्लेड के अंदर या अदर कंपोनेंट्स के अंदर करोजिव इफेक्ट आ सके। तो दोस्तों ये थी PWR की थियरी। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।